नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 क्वेश्चनों को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में टॉप 10 क्वेश्चन पढ़े थे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ भी आप टॉप 10 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो केवल एक वाइंडिंग रखता है को के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस रूप में इसको प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। क्या वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के रूप में कार्य करेगा, या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में काम करेगा, या दोनों होंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है। तो देखिए, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो केवल एक वाइंडिंग रखता है उसको किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप अपना जवाब बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही ट्रांसफॉर्मर के रूप में उसको प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक डैश युग्मित होती है। तो क्या चीज युग्मित होती है प्राथमिक और द्वितीयक में? केवल चुंबकीय रूप से, केवल विद्युतीय रूप से, विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों रूपों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है यहाँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक रूप से किस प्रकार से ये युग्मित होगी, चुंबकीय रूप से, विद्युतीय रूप से, दोनों रूप से, या कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों रूपों से युग्मित होती है प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3, एक धारा ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है के लिए सामान्य अनुपात को दर्शाया जाता है। तो धारा ट्रांसफॉर्मर में सामान्य अनुपात क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला, निर्धारित प्राथमिक वाइंडिंग धारा निर्धारित द्वितीयक वाइंडिंग धारा, या दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या डिवाइड बाय द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। तीसरा है द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या डिवाइड बाय प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। और फोर्थ ऑप्शन है निर्धारित द्वितीयक वाइंडिंग धारा अपॉन निर्धारित प्राथमिक वाइंडिंग धारा। तो अब आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। तो धारा ट्रांसफॉर्मर में क्या अनुपात रहेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि निर्धारित प्राथमिक वाइंडिंग की धारा अपॉन निर्धारित द्वितीयक वाइंडिंग की धारा। प्राथमिक वाइंडिंग की धारा अपॉन द्वितीयक वाइंडिंग की धारा का अनुपात ही धारा ट्रांसफॉर्मर में दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर अनुपात डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है ट्रांसफॉर्मर अनुपात? पहला ऑप्शन उत्तेजित धारा पर, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक धारा पर, तीसरा ऑप्शन द्वितीयक परिपथ के शक्ति गुणक पर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर। तो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मर अनुपात किस चीज पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी पर, अर्थात उत्तेजित धारा पर भी निर्भर करेगा, द्वितीयक धारा पर भी निर्भर करेगा, और द्वितीयक परिपथ के शक्ति गुणक पर भी निर्भर करेगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, प्रदीप्ति स्रोत की विकिरण क्षमता पर निर्भर करती है। तो प्रदीप्ति स्रोत की विकिरण क्षमता पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है स्रोत की आकृति पर, दूसरा है स्रोत के तापमान पर, तीसरा है प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य पर, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप्ति स्रोत की विकिरण क्षमता ऑप्शन बी, यानी कि स्रोत के तापमान पर निर्भर करती है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, प्रकाश तरंगे की गति से चलती है। तो प्रकाश तरंगे किस गति से चलती है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए 3 × 10⁻10 सेमी पर सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 3 × 10⁻12, 3 × 10⁻15, और फोर्थ ऑप्शन है 3 × 10⁻18। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है।
तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 3 गुणा 10 की घात 10 इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश की तरंगों की चाल क्या होगी? 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, कार्बन आर्क लैंपों को सामान्यतः उपयोग में किया जाता है। तो जो कार्बन आर्क लैंप होते हैं इन्हें सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है घरेलू लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, सिनेमा प्रोजेक्टरों में या फोटोग्राफी में। चार ऑप्शन आपके सामने है। कार्बन आर्क लैंपों को सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है। किस काम में लिया जाता है कार्बन आर्क लैंपों को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिनेमा प्रोजेक्टरों के अंदर कार्बन आर्क लैंप को प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझा। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण ही होती है, रेडियन होती है, स्टेरेडियन होती है या कैंडिला होती है। चार ऑप्शन आपके सामने। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्टेरेडियन। तो ठोस कोण की इकाई या मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, जो 9वां प्रश्न है आज का, कैंडिला की इकाई क्या होती है? तो कैंडिला की इकाई क्या होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रदीप्ति फ्लक्स, दूसरा है ज्योति तीव्रता, तीसरा है तरंग दैर्घ्य, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने। कैंडिला की इकाई क्या होती है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ज्योति तीव्रता। कैंडिला की इकाई क्या होती है? ज्योति तीव्रता। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या होगी? इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। क्या स्टेरेडियन होगी, क्या कैंडिला होगी, क्या ल्यूमेन होगी या फ्लक्स होगी? चार ऑप्शन आपके सामने। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी लक्स। ये होगी प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई। तो ये थे आज के टॉप 10 इम्पोर्टेंट टेक्नीशियन थ्योरी के प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी सीरीज को आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सारी क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।